हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत अकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक। लास्ट वीडियो में हमने हमारी संवैधानिक सभा को कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? संवैधानिक सभा को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी है। नहीं देखी है तो जाके देख लो। अब आज हम शुरू करने वाले हैं प्रियम्बल। ये प्रियम्बल ऐसा टॉपिक है जो आता सबको है, भगवान जाने इसमें से क्वेश्चंस क्यों नहीं होते। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। और आज आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन। कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम इतनी बड़ी पढ़ने की 395 आर्टिकल्स की किताब को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस किताब के अंदर एक्चुअली में क्या है, किस किस बारे में बात करी गई है। तो वो इंट्रोडक्शन को हमने प्रियम्बल नाम से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डाल दिया। तो आइए प्रियम्बल देखते हैं। अब प्रियम्बल के बारे में कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं। पहले तो प्रस्तावना होती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हमने जो हमारा संविधान है ना, आपको पता होगा ये हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हमारे संविधान को हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था हमारा संविधान बनाने से पहले। तो इसका भी ड्राफ्ट हमने कहीं ना कहीं से लिया है, बोरो किया है। तो वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेते हैं यार प्रियम्बल का ड्राफ्ट कहाँ से उठाया है। अब पहली लाइन बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम हिंदुस्तान के लोग, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर पावर कहाँ से आ रही है? हिंदुस्तान के लोगों में से। हमारी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, यानी कि हमारे फैसले लेने की क्षमता किसी से बिना पूछे कहाँ से आ रही है? लोगों से। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइन है ये हमने उठाई थी अमेरिका से। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। संप्रभुता जनता के अंदर है। शक्ति कहाँ से आ रही है? संविधान को जनता के थ्रू आ रही है। अब वैसे ही जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एन.ए. पालकी वाला, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने वाले व्यक्ति थे एन.ए. पालकी वाला। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाता है। एक इसमें बात नहीं लिखी गई है, वो आप देख लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एन.ए. पालकी वाला ने बोला था। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को होरोस्कोप भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? होरोस्कोप। तो ये होरोस्कोप बोलने वाले व्यक्ति थे हमारे कौन? के.एम. मुंशी, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। तो ऐसे टर्म्स पूछ ली जाती है। आजकल तो नहीं पूछते, पर फिर भी एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू, जिसको 22 जनवरी 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास कर दिया था। राइट। अब जो इसके अंदर एक चीज आती है वो ये है कि हमारे, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे ही हमारा क्या बना है? प्रियम्बल बना है। तो वही प्रियम्बल हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अब तक 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपने देख लिए होंगे। तो इसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि हम हमारे हिंदुस्तान को कैसा बनाएंगे? सॉवरेन एंड संप्रभु बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। अब आता है इसमें कैच ये है कि जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ 1950 में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही वर्ड थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तभी इतना ज़्यादा हमारी समस्याएं चल रही थी। हम नहीं पता था कि हम हमारे देश को सेकुलर बना पाएंगे नहीं पाएंगे। ये सेकुलरिज्म का सही मीनिंग हम नहीं जोड़ पा रहे थे, सोशलिस्ट का सही मीनिंग हम नहीं जोड़ पा रहे थे। वर्ड तो डालना चाहते थे पर अभी तक श्योरिटी नहीं थी कि यार ये हमारे संविधान को सूट करता है कि नहीं करता। तो सवाल ये बनता है कि ऐसे कौन से 2 वर्ड थे जो संविधान में बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब वो प्रियम्बल में वो वर्ड्स नहीं थे। तो वो दोनों वर्ड्स हैं, एक तो पहला हमारा सोशलिस्ट और दूसरा हमारा सेकुलर। तो ये दोनों वर्ड हमारे बाद में जोड़े गए हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये बात आप ध्यान रखना, 76। ठीक है, तो 1976 42वां संविधान संशोधन, इससे हमारे 2 वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर इसमें जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता, आपको 4 वर्ड दे देगा, सॉवरेन दे देगा, सोशलिस्ट दे देगा, डेमोक्रेटिक दे देगा, रिपब्लिक दे देगा, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो आपको टिक क्या करना है? सोशलिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि हमारे संविधान में प्रियम्बल में हमारे पास क्या होगा? तो एक जस्टिस होगा। कितने प्रकार का जस्टिस होगा भैया? 3 प्रकार का जस्टिस होगा। कौन कौन सा? सोशल, कि सारे समाज में लोग सबको न्याय मिले। इकोनॉमिक तरीके से जिसके पास जस्टिस हो कि जहाँ पर उसका पैसा बनता है वहाँ पर उसको मिले। और पॉलिटिकल जस्टिस तो हमारे पास है ही, इससे बड़ा जस्टिस तो हमारा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरीके का व्यक्ति, कुछ भी हो, वो हमारा इलेक्शन लड़ सकता है ना। कोई नेता बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। बेसिक रूल्स एंड नॉर्म्स उसको पूरा करते हो तो आप बन जाते हो। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ जस्टिस की बात हमने की थी, 3 टाइप की। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। जब मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर वोकेशन, एक्शन और एसोसिएशन,
ये 3 वर्ड वहाँ पर ऐड हुए थे। तब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि जब हमारा प्रेम्बल बनेगा तो उसमें वोकेशन, एक्शन और एसोसिएशन नहीं होंगे, सिर्फ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप होगा। तो ये बात ध्यान रखना। फिर भी अगर एग्जाम में डीप में जाके कभी पूछता है कि लिबर्टी हमने कहाँ से लिया, ध्यान रखना फ्रांस से ली है। फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था 1789 से लेकर 1799 तक, उसके बीच में लिबर्टी की बात बहुत की गई थी, तो वहाँ से हमने लिबर्टी वाला कंसेप्ट उठा के हमारे प्रेम्बल में डाले। हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है जी, बिल्कुल है। इक्वलिटी वाला कंसेप्ट भी हमने फ्रांस से लिया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति जो हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है उसको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है। देखो बेसिक नॉर्म्स तो रखी जाती हैं, क्यों नहीं रखी जाती, रेगुलेशंस तो होती हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी का कद के देखो उसकी नौकरी नहीं मिलती, पर जिस नौकरियों में कद जरूरी है जैसे कि पुलिस, आर्मी, तो वहां पर हमारे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि किसी के रंग को देख के नौकरी नहीं मिलती, तो बिल्कुल भाई साहब आप रंग को देख के नौकरी कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कंसेप्ट है। आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आरएस बनना चाहते हो, आरपीएस बनना चाहते हो, कोई भी स्टेट नेशन की सर्विसेज में जा सकते हो, आपके रंग को देख के कोई भेदभाव नहीं है। यानी क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास, रेस पे आपके साथ भेदभाव थोड़ी हो रहा है, और स्टेटस भी सबका बराबर ही है। अब कोई बांधता, अब ये राजा कोई है क्या जो आपको दोस्त हो, जानकार हो, यूँ कहता है कि मेरा नाम क्या है, राजा अभिषेक सिंघल, है क्या ऐसा कोई? नहीं बोलेगा ना, या महाराज या महाराव, है ना, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं है, स्टेटस सबका बराबर है। ठीक है, अब आता है लास्ट में एक वर्ड फर्टर्निटी। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर क्या होनी चाहिए, फर्टर्निटी होनी चाहिए। फर्टर्निटी कैसी, एक तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जो है उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, और हमारे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ गई, और चीज़ ये आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स हमारे थे कौन कौन से, सोशलिस्ट और सेकुलर, जो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में बाद में जोड़े हैं। वैसे एक वर्ड और था एंड इंटीग्रिटी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये वर्ड को इंटीग्रिटी समझ लेते हैं, ठीक है, अखंडता, कि सिर्फ इंटीग्रिटी जुड़ा था। नहीं भाई, सिर्फ इंटीग्रिटी नहीं जुड़ा था, इंटीग्रिटी के साथ एंड भी जुड़ा था, क्योंकि जब हमारा संविधान बना उसमें सिर्फ यही था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। बाद में हमने क्या जोड़ा, एंड इंटीग्रिटी, और सेम वही कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से हमने एंड इंटीग्रिटी को जोड़ दिया। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। ऐसे करके 26 नवंबर 1959 एडी को हमें हमारा संविधान मिल चुका था। आप ये मुझे बताओगे कि कितने आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को ऐड कर दिए गए थे, और बाकी बचे हुए आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को ऐड किए गए थे, तो वो मुझे बताओगे आप, ठीक है, कमेंट में। और अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बधाइयो, इस दिन हमें हमारा संविधान मिल गया था। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि प्रेम्बल आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर जाने के लिए कुछ है भी नहीं, और जो क्वेश्चन बनेगा वैसे से बनेगा। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान के कुछ शेड्यूल्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्स ऐसे कि जो पर्टिकुलर चीजें हमारे संविधान के अंदर आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से ही हमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। अब जैसे प्रियम्बल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, जब हमारा प्रियम्बल बना तो वहां पर ये सोशलिस्ट, राइट, सेकुलर, राइट, और एंड इंटीग्रिटी वर्ड नहीं थे, है ना, पता लग गया ना आपको। और ये तीनों के तीनों वर्ड हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ दिए थे। वैसे ही जब हमारे शेड्यूल्स बने तो ओरिजिनल शेड्यूल में हमारे 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, है ना। लेकिन जब हमारा संविधान बना था कितने थे, 8 थे। पहला सवाल तो ये बन जाता है कि ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उसके अंदर कितने शेड्यूल्स, तो आपको क्या पता ना, 8 शेड्यूल्स थे। अभी करंट में कितने, तो 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 9वां, 10वां, 11वां और 12वां शेड्यूल भी हमने किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसके अंदर जोड़े। तो आइए अब इसके अंदर शेड्यूल्स में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है कि नेम एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कि जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनका नाम क्या होगा और उनकी बाउंड्री कितनी होगी। देखो कभी कभी ना शेड्यूल में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर क्वेश्चन आता है तो इतना ही आता है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट शेड्यूल में क्या चीज़ है, सेकंड शेड्यूल में क्या चीज़ है, थर्ड शेड्यूल में क्या चीज़ है, या फिर आपको शेड्यूल लिख के दे देगा और बोलेगा कि फर्स्ट शेड्यूल में इनमें से क्या नहीं है तो क्या है। तो ज़्यादा अंदर घुसने से अच्छा है तो मेरी यही सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप नेम और बाउंड्री को, जैसे सॉरी, ज़्यादा अंदर घुसने से अच्छा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नाम याद करके जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या भैया हमारा जो 11 शेड्यूल है वो क्या कहता है, 12 शेड्यूल है वो क्या कहता है, 6 शेड्यूल है वो क्या कहता है, तो ये याद करके जाओ रेदर देन अंदर घुसने से अच्छा। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है, नेम एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि हमारे केंद्र में जितने भी राज्य आते हो, जितने भी यूटीज आते हैं, उनका नाम क्या क्या है और उनकी बाउंड्रीज कितनी कितनी है, राइट। तो आइए सेकंड शेड्यूल पे चलते हैं। अब देखो हमने हमारे देश की बात कर ली कि देश में कौन से राज्य आते हैं और कौन सी यूटीज आती हैं। तो देश में कुछ लोग अफसर भी काम करते हैं ना, और कुछ नेता लोग भी काम करते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि सबको सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं जो भी नौकरियां होती हैं, पर कुछ एक सैलरीज ऐसे हैं जो हमारे बता दी गई हैं कि जो हमारे भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगी। CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ये वो फंड होता है जहाँ पर हमारा टैक्स का पैसा आता है, राइट। टैक्सेशन का पैसा जहाँ पर हमारे इकट्ठा होता है वो CFI होता है। और सेकंड शेड्यूल के अंदर हमें ये बता दिया गया कि कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम हम लिख के दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहते हैं कि इन जो पर्सनैलिटीज़ है ना, इनका जो पैसा होगा वो इसी CFI से जाएगा, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये बोला हुआ प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, कि जो व्यक्तियों के नाम मैं अभी नीचे लेने वाला हूं उनके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस सेकंड शेड्यूल में पहले से मेंशन कर दिए गए हैं और बता दिया गया कि इनका खर्चा कहां से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या होता है, जिसके अंदर हमारा टैक्सेशन का पैसा पड़ा होता है। चले आगे। अब जैसे हमारे कुछ सेंटर में लोग हैं वैसे हमारे स्टेट में लोग हैं। सेंटर में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं और स्टेट में हमारे जो गवर्नर है, इन दोनों का पैसा कहां से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, उनका पैसा कहां से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। वैसे ही हमारे स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन का पैसा कहां से जाता है, सीएफए से जाता है। लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनका पैसा सीएफए से जाता है। वैसे ही हमारी जो राज्य की विधानसभा होती है इसके भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पैसा कहां से जाता है, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि से जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज दोनों के पैसे कहां से जाते हैं, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का तो हर खर्चा, हर एक्सपेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, ठीक है। एक आपको और बात बता दूं, जैसे मैं स्टेट में गवर्नर का नाम लिया था, तो गवर्नर की जो सिर्फ पेंशन होती है वो ही सीएफआई से जाती है, वो ही सीएफआई यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई ये भेदभाव क्यों, पेंशन क्यों, सैलरी क्यों नहीं? सैलरी इसलिए क्योंकि अपने टेन्योर में गवर्नर एक से ज्यादा जगहों पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम तक राजस्थान में थे, ठीक है, फिर कुछ टाइम पर हरियाणा पर थे, तो जिस जिस स्टेट में वो बैठे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उनको पैसा देता रहेगा। रिटायर होने के बाद लफड़ा ना हो कि भैया कौन स्टेट पैसे देगा, मान लो राजस्थान के तुम पैसे दे दो, क्या यार हमारे तो वो 2 ही साल रहे थे, हरियाणा से मांगो, हरियाणा के तुम पैसे दे दो, क्या भैया मेरे पास तो बाद में आए थे, जहां से रिटायर हुए वहां से मांगो। तो टंटा ही मुकाया कि पेंशन सीधी सीएफआई से दे देंगे और जो सैलरी होगी वो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड आपको देता रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। और वैसे ही हमारा जो कैग है वहां के पैसे भी कहां से आते हैं, सीएफआई से जाते हैं, राइट, सीएफआई से जाते हैं। अब ये कैग के पैसे स्टेट में क्यों नहीं, क्योंकि स्टेट में कैग नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और लाइन मैंने यहां लिख रखी है, द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो मैंने आपको इसके लिए बताया था, ये क्या नाम है, गवर्नर के लिए, वो हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट जजेस के लिए। आई एम सॉरी ब्लंडर हो जाता है कभी कभी यार, माफ कर देना जोड़ जोड़ के, क्योंकि हाई कोर्ट जज अपने टेन्योर में बहुत सारे जजेस स्टेट्स के हाई कोर्ट्स का जज रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भी बाद में पेंशन कौन देगा, कह दिया भी तुम सेंटर से ले लेना, तुम्हारा जो पैसा है वो स्टेट की भारत संचित दे देगी, बात खत्म। और सेंटर में सबको कौन देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और स्टेट में कौन देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बस जो हाई कोर्ट के जज है उनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नहीं देता, उनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देता है। और ये जान चुके होगे आप क्यों देते हैं, है ना। अब थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, थर्ड शेड्यूल कहता है ओथ और एफर्मेशन। अब यानी कि अगर मैं संवैधानिक पद को संभालूंगा तो मैं शपथ लूंगा ना, मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं मैं भारत के संविधान के प्रति क्या कहते हैं, बायस नहीं रहूंगा और जनता के सेवा के लिए काम करूंगा, अपने कार्यशाल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे देश की जनता को नीचा देखना पड़े, जो भी शपथ है। तो वो शपथ का जो शेड्यूल का जो फॉरम है ना, वो हमारे थर्ड शेड्यूल में दे रखा है। लेकिन हर व्यक्ति की शपथ का जो फॉरम है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है, कुछ ही लोगों का है। जैसे कुछ लोग सेंटर में और कुछ लोग स्टेट में। एमपी और एमएलए एमपीज जो हमारे शपथ लेते हैं वो थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं। वैसे स्टेट में जो हमारे एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो शपथ लेते हैं वो भी हमारे थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। मंत्री लोग जो शपथ लेते हैं वो भी हमारे थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं, और स्टेट के मंत्री जो शपथ लेते हैं वो भी हमारे थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो शपथ लेते हैं वो भी हमारे थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस भी शपथ लेते हैं वो भी हमारे थर्ड शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं। फिर वही कैग आ गया, कैग जो शपथ लेता है वो सेम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ लेता है। जो शपथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वैसी शपथ कैग की होती है। और दोनों को अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा, दोनों को शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आप ध्यान रखना, एक बार बता देता हूं आपको, बाकी सब आएगा, टेंशन मत लो यार क्या बोल रहा है, कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज सब समझ जाओगे आप। पर तब आपको शेड्यूल पे वापस मुड़ मुड़ के आना देखना पड़े, इसलिए मैं शेड्यूल पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब क्या आता है कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आपको नाम दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, हाई कोर्ट जज, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एमएलए। आपसे पूछ लेगा कि इन चारों में से ऐसा कौन है कि जिसकी ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड नहीं है, थर्ड शेड्यूल मेंशन नहीं है, तो वो है हमारा राष्ट्रपति। क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किनकी है, कुछ एक नाम मैंने लिख के दिए हुए कि जिनके शेड्यूल में अलग से दी हुई है शपथ, वो देख लेना आप। जैसे कि राष्ट्रपति की थर्ड शेड्यूल में नहीं दी हुई है, राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 में दी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट की भी थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई, उसके आर्टिकल 69 में दी गई है। गवर्नर की भी थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई, उसकी आर्टिकल 159 में दी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और विधान परिषद और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और विधानसभा, इनकी कोई अलग से ओथ नहीं होती। क्योंकि स्पीकर कौन बनता है,
स्पीकर कौन बनता है? जब एमएलए जीत के जाएगा उन्हीं में से तो एक व्यक्ति को स्पीकर बना दिया जाता है, तो एमएलए की शपथ वो ले चुका तो स्पीकर के अलग से क्यों लेगा, है ना। अब चेयरमैन का भी वैसे होता है, जो एमएलसी जीत के जा चुका वो चेयरमैन एमएलसी की शपथ ले चुका, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वो चेयरमैन के अलग से क्यों लेगा, ले ली, बस एक बार ही लेनी होती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, वही एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जब वो उपराष्ट्रपति की शपथ जब उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में ले चुके हैं, तो वापस वो थर्ड शेड्यूल में क्यों लेंगे, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, बात आप ध्यान रखना। तो थर्ड शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फोर्थ शेड्यूल के ऊपर। फोर्थ शेड्यूल हमारा कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। अब देखो हमारे यहाँ पर ना बाइकैमरलिज्म है। क्या है बाइकैमरलिज्म? तो बाइकैमरलिज्म क्या होता है, ये सब टॉपिक्स आपको बाद में आएंगे, मैं बस दे रहा हूँ कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म क्या होता है? जैसे कि हमारे दो हाउसेज हैं, एक तो है हमारा लोकसभा, एक है हमारा राज्यसभा। ओके, लोकसभा हमारा लोअर हाउस कहलाता है, ठीक है, और राज्यसभा हमारा अपर हाउस कहलाता है। जब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा कि राज्यसभा के अंदर लोग कहाँ से आते हैं, है ना, लोग कहाँ से आते हैं। अब के लिए आप इतना जान लो कि जो आते हैं ना, जिस भी तरीके से आते हैं, जैसे भी इलेक्शन होता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है हमारे फोर्थ शेड्यूल में, कि एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा के अंदर जो राज्य से लोग आएंगे और यूनियन टेरिटरी से लोग हैं कितने आएंगे। कि फॉर एग्जांपल आज अगर हम राजस्थान को देखते हैं तो उसके अंदर बताया हुआ है हमें फोर्थ शेड्यूल के अंदर कि राजस्थान से कितनी सीट्स आएंगी। ओके, अब कितनी है कितनी नहीं है वो हमारा बात का टॉपिक है, वो मैं आपको पूरी तरह करवा दूंगा। पर अभी के लिए ध्यान रखना कि एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा पूछ ले तो आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल पे चलते हैं। देखो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है। बचता ध्यान रखना कि जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है उसके अंदर 10 स्टेट्स आते हैं। कितने आते हैं? 10 स्टेट्स। और 10 स्टेट्स के साथ साथ उसमें क्या आता है, राजस्थान भी आता है। ओके, 10 स्टेट्स आते हैं, राजस्थान भी आता है। और हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो भी ट्राइबल एरियाज की बात करता है। उसके अंदर आते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपसे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, फिफ्थ स्टेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि इन फिफ्थ शेड्यूल हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, तो आंसर है 10 स्टेट्स। या फिर आपको जिले का स्टेट का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि यार ये स्टेट जो है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है या नहीं आता है। हमारे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जिन जगहों पर एस्टेब्लिश किए आपसे पूछ लेगा सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर उनके नाम क्या क्या, तो आपको दे देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या फिर आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ में वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा ऐसा कोई दूसरा नाम देके पूछ लेगा इनमें से सिक्स्थ शेड्यूल का स्टेट कौन सा नहीं है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आओ सेवन शेड्यूल में चलते हैं। अब देखो सेवन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सेवन शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे सेवन शेड्यूल में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स दिया हुआ है। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। क्या होता है ना कि हमारे यहां पर हमें पता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इज नॉट डोमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। कि हमारी जो राज्य की सरकार है वो केंद्र सरकार के द्वारा डोमिनेटेड नहीं है, यानी कि राज्य की सरकार सोवरेन है अपने रूल्स और लॉज को बनाने के लिए, राइट। स्टेट उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। तो कल को ये दिक्कत ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इन्होंने क्या लिस्ट में बांट दिया 1, 2 और 3। एक तो थी हमारी यूनियन लिस्ट, एक थी हमारी स्टेट लिस्ट और एक थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब भैया ये क्या होता है ये तो हम भी जानते हैं। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे पार्लियामेंट यानी कि सेंटर कानून बनाएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे रिस्पेक्टिव स्टेट्स कानून बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसपे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट्स भी कानून बना सकते हैं। तो आपका सवाल ये आएगा कि यार दोनों लोग कानून बना देंगे तो प्रिवेल किसका करेगा भाई? कल को झगड़ा हो गया आपस में तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है। देखो यार हमारे पार्ट आता है पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन का। उस पार्ट 11 के अंदर हमें दिए हुए हैं स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस। उस स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस के अंदर सब बताया हुआ है कि कल को दोनों लॉज में लड़ाई होती है तो प्रिवेल किसका करेगा। तो टॉपिक वहां पे है। अभी के लिए हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली के 66 सब्जेक्ट्स थे लेकिन बाद में 59 रह गए। अब यहां से जो सब्जेक्ट्स निकाल ले वो कहीं तो डालने पड़ेंगे ना, तो 5 तो डाल ले यहाँ पे यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में और 1 डाला यहाँ पे यानी कि यूनियन लिस्ट में। अब हमें यूनियन लिस्ट में कौन सा उठा के डाला वो हमारे कोई काम का नहीं है। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि अभी ऑन द स्पॉट हमारे कौन से लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। प्लस आपको ये याद रखना है कि जो हमारे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हटाए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाले वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्लस जो डाले तो कौन से अमेंडमेंट करके डाले वो आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, आप सबको पता होगा 1976 से, बड़े इंटेलिजेंट लोग हो आप। और 5 सब्जेक्ट जहां से उठाए थे वो डाले थे वो बता दिया। इसके अंदर है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। अब तो आपको हो गया यार तूने तो बता दिया, हम याद कैसे करें इसको? भाई हमारे लिए भी तो समस्या ना याद करना। देखो समस्या लेनी नहीं है, ये ट्रिक लिखी है फ्यूजा। क्या? फ्यूजा। फ्यूजा के अंदर F माने की फॉरेस्ट, ठीक है, E माने एजुकेशन,
W माने वाइल्ड लाइफ, J माने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो W है इसको उल्टा कर दो तो M बन जाएगा, तो इसका मतलब है मेजरमेंट यूनिट। मैं जानता हूँ घिसी पिटी सी ट्रिक है यार, पर आपके काम आ जाएगी। देखो आपको पेपर निकालना है, ठीक है, तो समझ में आ गया। 7 शेड्यूल में सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं वो कौन से अमेंडमेंट से जुड़ेगा और वो कितने और वो कौन से हैं। बाकी 3 लिस्ट होती है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि 7वें शेड्यूल में क्या बोला गया। चलिए आगे चलते हैं। 8वां शेड्यूल। अभी देखो यार 8वां शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक मुहिम चल रही है राजस्थानी को लेकर कि राजस्थानी मांगे राज्य भाषा। मेरे गुरु ही हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है, राजवीर सर आदरणीय उनका नाम है, ठीक है। तो राजवीर सर के द्वारा इसका बहुत बड़ा एक मुहिम चला रखी है कि राजस्थानी मांगे राजभाषा। अब राज्यभाषा कौन सी होती है? देखो राज्य भाषा वो होती है जो हमारे 8वें शेड्यूल में डाल दी गई। फिर से वही बात, जब हमारा संविधान बना तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22। तो कितनी जुड़ी बाद में? 8 लैंग्वेजेस बाद में जुड़ी हैं, है ना। तो सवाल यही बनेगा, हमें पहले तो ये याद रखना है कि 8 शेड्यूल में है क्या, तो 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस है, और दूसरा हमें ये याद रखना है कि अभी हमारी कितनी लैंग्वेज है, उस टाइम पर ओरिजिनल कितनी थी? 14। हमें नहीं याद रखनी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें नहीं याद रखनी। याद हमें जो 8 बाद में जुड़ी हैं वो रखनी है। तो कर लेते हैं, पहली कौन सी? सिंधी जुड़ी थी सबसे पहले, तो इसका याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी थी। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा हमने सिंधी को हमारे राज्य भाषा की सूची में जोड़ दिया। जो कौन सी सूची है, कौन सी लिस्ट है? 8th शेड्यूल है जो, ठीक है। अब उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आता है, जिसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हमारे इसके अंदर जोड़ दिया। तो ये दोनों चीजें भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है भैया। सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर। अगले चलते हैं, तो हमारी आती है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारा 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर ये 4 भाषा जोड़ दी थी। तो 4 + 3 और +1 = 8, अगर मेरी मैथमेटिक्स सही है तो 8 भाषाएं हमारी जुड़ चुकी हैं। तो 14 + 8, आज हमारे पास कितनी है? 22 भाषाएं प्रेजेंट में। 8 जोड़ी है, उनके आपको डेट और अमेंडमेंट्स और भाषाएं याद रखनी है। 14 आपको याद नहीं रखनी, पता होना चाहिए बस पहले 14 भाषाएं थी। तो आगे चलें, उपेक्षा कर तो आपको आ गया होगा। अब हमने यहाँ क्या हुआ, हम 8 शेड्यूल पर पहुंच गए। किस पर? 8 शेड्यूल पर। जब मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ना शुरू किया था, कि मैंने आपको बताया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब हमारे पास 8 शेड्यूल थे, यानी कि अब 9th 10th 11th और 12th ये चारों जो शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़े गए। कौन कौन से वो आके हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जोड़ा गया 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जोड़ा गया, हमारा जो पहला अमेंडमेंट होता है ना, सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, उसके तहत हमारा 9th शेड्यूल जोड़ा गया। सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 9th शेड्यूल में आता क्या और कौन से संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, प्लस आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि कहता क्या है। देखो यार हमारे ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा वो है जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये रिव्यू की पावर होती है कि अगर कोई लॉ ऐसा बनाए जो अनजस्ट है। अब अनजस्ट लॉ कौन सा होता है? अनजस्ट लॉ वो लॉ होता है कि जो जनता के हित में नहीं है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो ऐसा कोई कानून बना है जो कि अनजस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि जुडिशियल रिव्यू लगा के उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तो सरकार ने अपना पजामा बचाने के लिए इसको बनाया। किसको? फर्स्ट शेड्यूल को। फर्स्ट शेड्यूल को, सॉरी 9th शेड्यूल को। क्यों? इसके अंदर ये बोल दिया कि जो भी एक्ट्स हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है ना कि अंडर दिस एक्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, हेंस सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट विल नॉट हैविंग एनी पावर टू कंडक्ट अ जुडिशियल रिव्यू ऑन द फॉलोइंग एक्ट्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल। कि जो भी एक्ट हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। एनी एक्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मैं अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन छोड़ दो, कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखना। लेकिन ये कब तक? अब क्या हुआ, एक केस आया IR कोलियो वर्सेस तमिलनाडु केस 2007। इसके अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। कैसे वो बताता हूं। इस IR कोलियो तमिलनाडु के 2007 में ये बोला कि 1973 24 अप्रैल के बाद अगर कोई एक्ट हमारे 9th शेड्यूल में जुड़ा है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। वहां वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, वो एक्ट उससे इम्यून नहीं रहेगा। भाई क्यों? ये डेट में ऐसा क्या है? 24 अप्रैल 1973 वाली डेट में इसमें आया था भाई साहब केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट में कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वो होती है कोई चीज। अब वो क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर इतना बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू को हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल रहे हैं। कहां बोल दिया? केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। तो अब क्या होगा? तो यानी कि अगर जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चला गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, है ना।
तो जाहिर सी बात है, तो इसका सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट बोला कि जिस दिन उस केस का डिसीजन आया उस दिन के बाद से अगर कोई एक्ट हमारा जाएगा किसमें, 9 शेड्यूल में, तो इम्यून नहीं रहेगा। हमें करना होगा तो हम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कौन से केस में बोली? केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल। ठीक है, अब अगला आता है 10 शेड्यूल। कौन सा? 10 शेड्यूल। देखो भैया, 10 शेड्यूल हमारा 50, पेन दूसरा ले लें यार, गंदे से पेन है, रेड ले लेते हैं। 10 शेड्यूल हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। ये लिखा हुआ ना, 52वां संविधान संशोधन 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है भैया? देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई एमएलए या फिर एमपी, ठीक है, इलेक्शन लड़ा, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद उसने पार्टी चेंज कर ली, अगर उसने पार्टी चेंज कर ली तो हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई। ये बात कौन कहता है? ये बात हमारा 10th शेड्यूल कहता है। वो 10 शेड्यूल जो संविधान में पहले था क्या? नहीं था। तो कहाँ से जोड़ा? वो जोड़ा हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा। ठीक है, कि अगर कोई एमएलए एमपी इलेक्शन जीतने के बाद हमारी पार्टी चेंज कर लेते हैं अपनी, तो वो क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो इसके अंदर बोला हुआ है कि भी देखो, this has a provision regarding the termination of membership of members of parliament and legislative assembly council on the account of defection। अब क्या, क्यों, जो मैंने सॉरी इसके अंदर क्या बोला, यही बात बोली है कि अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसको हम क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 के अंदर, और इसके अंदर एक कुछ चेंजेस किए गए कि बताना पड़ेगा ना यार कि कितने टाइम तक नहीं कर सकते, कौन कौन कर सकता है, कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो वो कुछ चेंजेस डालेंगे। क्या चेंजेस डालेंगे? कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए है, इस ए पार्टी के अंदर 90 लोग हैं, 90 लोग में से कोई एक आधा चला गया तो वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होगा भाई साहब, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 90 लोगों में से 2/3 सारे उठ के एक साथ चले गए तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। यानी कि अगर पार्टी चेंज करनी है तो पार्टी के 2/3 सदस्यों को एक साथ करनी पड़ेगी। तो हो गया भैया पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ याद आपको पता है, आपने वर्ड सुना होगा निर्दलीय, है ना? तो निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर, जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, उसने खुद चुनाव लड़ा है, अगर वो जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखना, ही हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड है नॉमिनेटेड मेंबर। जब राज्यसभा वगैरह आपने पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ लोग ना नॉमिनेट होके आते हैं राज्यसभा के अंदर। क्या आते हैं? नॉमिनेट होके। नॉमिनेट मेंबर को अगर पार्टी चेंज करनी है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी उसके चुनाव जीतने की। फॉर एग्जाम्पल, वो चुनाव जीता 1 अप्रैल 2024 को, तो इस दिन के बाद से 6 महीने तक चाहे तो वो कोई पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर इसके बाद करता है तो वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके अंदर ये विप वाला पॉइंट आप अभी छोड़ दो यार, आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे विप वाले पॉइंट में। बस इसको रट लो एक बार कि एक एमपी अगर विप के इंस्ट्रक्शन वायलेट करता है और पार्टी उसको 15 दिन तक माफ नहीं करती, तभी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। विप क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो पार्टी के द्वारा एक सीनियर मेंबर को बना दिया जाता है, तो उसकी जो गाइडलाइन जो भी दी जाएगी उसको फॉलो करना जरूरी होता है। थोड़ा बता ही देता हूँ यार, वरना आप कहोगे कि आया भी है बताया भी नहीं। देखो यार, क्या होता है ना, जब कोई बिल पास होने वाला होता है, बिल पास के दौरान क्या करती है पार्टी? अपना विप घोषित कर देती है कि सारे इस बिल के फेवर में वोट करेंगे। ठीक है, अगर आप उस विप का सम्मान नहीं करते हो तो 15 दिन के अंदर अगर पार्टी माफ नहीं करती तो आप भी डिस्क्वालीफाई। इतने आपके लिए इतना बहुत है अभी। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, अब सुन लो, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला मामला है स्पीकर पर नहीं लगता, स्पीकर पर नहीं लगता। कल को स्पीकर को आप कंपेल कर लोगे, तो इस पे हाँ ही बोलना भैया, हम तेरे पास मनी बिल लेके आएंगे, उसको मनी बिल बना देना। ठीक है, तो संविधान के खिलाफ हो गया ना, तो स्पीकर पे कोई एंटी डिफेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगता, वो चाहे जो कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि डिसीजन अबाउट द कल्प्रिट ऑफ डिफेक्शन इज टेकन बाय द स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। यानी कि अगर एमपी ने किया है लोकसभा के, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए नहीं चाहिए। अगर राज्यसभा के किया तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा ही होता था, लेकिन बाद में क्या आया कि होटो होलम केस आया 1992 के अंदर। अब इसमें यह बोल दिया कि जो भी स्पीकर ने डिसीजन लिया है, फिर चेयरमैन ने डिसीजन लिया अबाउट द एंटी डिफेक्शन की होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको पहले कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन की होटो होलन केस 1992 के आने के बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो ये क्या होता है? आपके 10 शेड्यूल हो गए। 11 शेड्यूल आपका जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के साथ, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंदर था क्या भैया? दोनों के 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल दोनों के दोनों एक ही चीज से डील करते हैं, वो है हमारी लोकल बॉडीज। 11 शेड्यूल डील करता है हमारा पंचायत से। किससे? पंचायत से। ये आ गई हमारी पंचायत। तो सवाल आपसे ये आएगा कि पंचायत का कौन सा शेड्यूल है? तो 11 शेड्यूल है। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा था। ये आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर? तो याद रखना 29 सब्जेक्ट्स थे जब इसके हमने ये 11 शेड्यूल के अंदर पंचायत से रिलेटेड। तो 2 ही क्वेश्चन आपके काम के हैं। 12 शेड्यूल है हमारा म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड।
थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, जब पढ़ेंगे डोंट वरी, आपको ये भी करवा दूंगा मैं। तो एक बार के लिए याद रखना कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत दोनों हमारी लोकल बॉडीज होती हैं। और म्यूनसिपैलिटीज के अंदर जुड़ा वो भी हमारा कैसे जुड़ा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जुड़ा, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। बस यही काम की बात है आपकी, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ स्कॉलर नहीं बनना, पेपर निकालना, क्वेश्चन ये आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो आपको आज प्रियम्बल पूरा करा दिया भाई लोगों, ठीक है। और दूसरा भाई लोगों आपको करवा दिया मैंने क्या, शेड्यूल्स पूरे करवा दिए। जैसा जैसा मैंने पढ़ाया, आप इसकी वीडियो की लेंथ पे मत जाना, देखो यार कि आप बोलोगे यार 25-30 मिनट की वीडियोस में क्या करवा दिया होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लगे रहो। मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो में देरी हो रही है यार, मेरे भी कुछ पर्सनल चीज़ चल रही है, पर डोंट वरी, आपको सब जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा। तो थैंक यू जी वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।